तो बच्चों आज हम देखेंगे कि सेट थ्योरी, पहला चैप्टर जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं पहले कि सेट का मतलब क्या होता है। तो सेट को ऐसे समझ सकते हैं जनरली कि जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज़ को हमको किसी कमरे को सेट करना है या फिर अपने कपड़े सेट करने हैं, तो हम क्या करते हैं कि किसी एक टाइप के कपड़ों को एक जगह रख देते हैं, किसी दूसरे टाइप के कपड़ों को दूसरी जगह रख देते हैं, जूतों को कहीं एक जगह रख दिया। तो हमने क्या करा, देखो कपड़े जो ले लिए ना हमने, तो कपड़े में हमने एक साथ रख दिए, उसके बाद जूतों को हमने एक साथ रख दिया, उसके अलावा चप्पलें जैसे हमने अलग से कर दी। तो इनको हम बोल देते हैं कि हमने सामान को सेट कर दिया। तो हम क्या करते हैं कि अलमारी के अंदर डालेंगे कपड़े, जूते के लिए हमने छोटा सा एक रैक बना रखा है, वहाँ पे जूते डाल देंगे। चप्पलें जैसे हम घर में तो हमारी चप्पलें ओपन रहती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमने अपने सामान को पूरे के पूरे को सेट कर दिया। तो वैसे ही सेट जो होता है ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हमने इकट्ठा किया और जहां पे हमने इसको डाल दिया उसको बोलेंगे हम सेट। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि पहले केस में हमने बोल दिया कि हमने क्या करना है, सिर्फ कपड़ों को लेना है, उन कपड़ों को लेकर के क्या करना है, एक जगह पे अरेंजमेंट कर देनी है उनकी। तो ये कह सकते हैं कि हमने परिभाषा दे दी है कि यहाँ पे इस अलमारी के अंदर सिर्फ कपड़े ही कपड़े आने चाहिए। तो एक तरीके से हमने उसको परिभाषित कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया कि इस अलमारी के अंदर केवल हम कपड़े रखेंगे। तो ये एक तरीके का सेट बन गया है ना। तो इसको बोलेंगे कपड़ों का सेट। दूसरी कंडीशन क्या होगा कि हमने डिफाइन कर दिया कि इस वाली अलमारी के अंदर या फिर इस वाले रैक के अंदर हम केवल जूतों को रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक डिफाइन कर दिया कि इस वाली रैक के अंदर सिर्फ क्या आएंगे, जूते। तो ये बन गया जूतों का एक और सेट। फिर एक क्या आ गया यहाँ पे, चप्पलें। तो चप्पलों में भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे हम इस जगह पे सिर्फ चप्पलें रखेंगे अपनी। तो ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से चप्पलों का एक और सेट बन गया। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे सेट बना सकते हैं। तो सेट बनेगा, उसकी एक जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसमें क्या होना चाहिए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, है ना। जब ऑब्जेक्ट अगर डिफाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो सेट खराब हो जाएगा। जो सेट होगा उसके अंदर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए, है ना। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा पूरा का पूरा, उसको हम बोल देंगे कि ये सेट बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए सेट। तो इसको ही हिंदी में बोलते हैं हम समुच्चय। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज करते हैं इसमें, देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। किसका, जो स्कूल होता है ना हमारा, उस स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास, हमको पता है कि हमारे स्कूल का कुछ नाम है, केंद्रीय विद्यालय ना। एक जैसे ये क्या होगा, एक तरीके से सर्वमान्य हो जाएगा ना, यूनिवर्सल, सब लोग समझ जाएंगे केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय क्या है, एक तरीके से सेट है पूरा। किनका, स्टूडेंट्स का। एक तो इसके अंदर क्या आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या आएंगे, इसमें टीचर्स आएंगे। इसके अलावा क्या आएगा, इसमें बिल्डिंग आएगी। इसके अलावा क्या आएगा, इसमें फर्नीचर आएगा। तो इन सब चीजों को हमने जब इकट्ठा किया तो ये सब इसके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया कि एक ये स्कूल है या फिर केंद्रीय विद्यालय, जैसे कि स्कूल बन गया, हो सकता है। तो इसके अंदर भी चीजों को हम और सेट कर सकते हैं। कैसे कि एक सेट हो गया स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स का सेट कैसे बनेगा कि एक सेट बना दिया हमने कि 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। तो एक डेफिनेशन दे दी हमने कि ये कौन सा सेट है, 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे। तो वो स्टूडेंट्स का 6th क्लास का सेट बन गया। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 6th क्लास में ए पार्ट बी पार्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि 6th क्लास में ए सेक्शन में पढ़ने वाले बच्चे। तो हमने क्या कर दिया, उन बच्चों को और बेहतर तरीके से सेट करके रख दिया। तो 6A का एक सेट बन गया, 6B का बन गया, इस तरीके से 7th 8th 9th 10th ऐसे करके सारे सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सारे जो है ये क्या है, स्टूडेंट्स का सेट हो जाएगा। 7th 8th 9th 10th 11th 12th ऐसे करके इनके सेक्शन भी होंगे। तो ये सारे जो सेक्शन है इनको इकट्ठा करके हमने फिर क्या कर दिया, इन सबको ऑब्जेक्ट बना करके इस सेट के अंदर ले आए। तो स्टूडेंट्स का सेट इज इक्वल टू क्या होगा, 6A के बच्चे, 6B के बच्चे, 7th A B C ऐसे करके इन सारी क्लासेस के बच्चे। तो ये क्या है, सबसे छोटा सेट हो गया। इन सेट को भी ऑब्जेक्ट मान के हम क्या कर सकते हैं, एक और बड़ा सेट बना सकते हैं। इस वाले सेट से भी इनके साथ और ऑब्जेक्ट इकट्ठे करके फिर क्या करते हैं, एक और सेट बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चीजों को धीरे धीरे करके सेट करते जाएंगे, मतलब
तरीके से रखते जाएंगे ना, तो क्या होगा, उनको डिफाइंड तरीके से हमने एक तरीके से अरेंजमेंट कर दी उनकी। तो ये इस तरीके से सेट की थ्योरी समझ में आ गई होगी, है ना। इसी तरीके से इसमें क्या होगा कि टीचर्स का एक और सेट बनेगा कि टीचर्स कौन से होंगे। इसमें हो सकता है कि जैसे 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास को पढ़ाने वाले सर हो गए, फिर उसका क्या होगा, मैडमें आ जाएंगी इसमें, फिर 11th 12th को पढ़ाने वाले सर या मैडम आ जाएंगी। इस तरीके से हमने उस सब चीज़ों को अरेंजमेंट कर देंगे। फिर क्या होगा, बिल्डिंग होगी, तो बिल्डिंग के भी कई सारे पार्ट होंगे। जैसे बिल्डिंग के अंदर और अंदर जाओगे तो बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें देखने के लिए, जैसे कि हो गई क्लासरूम, है ना, तो एक क्लासरूम हो गए। इसके अलावा क्या होगी, एक लाइब्रेरी होगी। इसके बाद क्या होगा, और जैसे कि लेबोरेटरी हो गई, है ना, एक इसमें ऑफिस होगा। इसके अलावा क्या होगा, स्टाफ रूम होगा, ठीक है। इस तरीके से और भी चीज़ आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह आ गई, ये सब चीज़ें आ गई। तो इस तरीके से बिल्डिंग में जो चीज़ें आएंगी सबको मिला करके हमने बिल्डिंग वाला एक सेट बना के कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा फिर फर्नीचर आएगा, जैसे इसमें आ जाएगी टेबल आ जाएगी, चेयर आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि ऑफिस का फर्नीचर हो, है ना। इसमें क्या आएगी, अलमारी वगैरह आ जाएंगी। तो सब तरीके से सेट करके हमने क्या कर दिया, इनको पूरा एक साथ मिलाया। तो इस तरीके से एक जो स्कूल होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सेट होके अरेंजमेंट बनता है ना। एक हम कहते हैं कि हमने कुर्सी मेज को अरेंजमेंट किया, 6th क्लास में इतनी कुर्सियाँ रखी, वहाँ पे 6th क्लास वाले बच्चे बिठाए, फिर इस तरीके से क्या करा, हमने उस पूरी क्लास को सेट कर दिया। फिर एक क्लास सेट होगी, फिर दूसरी क्लास सेट होगी। इस तरीके से करते करते क्या होगा, पूरा का पूरा स्कूल का एक अरेंजमेंट बन जाएगा। तो इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि ये इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का एक सेट बन गया। तो इनको पहचानते कैसे, इनकी एक यूनिफॉर्म होती है। तो जो यूनिफॉर्म होती है अपने आप में वो भी एक पूरा का पूरा सेट होती है ना। यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगी, पैंट आ जाएगी, शर्ट आ जाएगी, आपका बैच होगा। तो बैच से पहचान सकते हैं कि हम ये बच्चा कहाँ किस स्कूल में पढ़ता है। तो वो क्या है, एक तरीके से उसकी डेफिनेशन बना के एक यूनिफॉर्म से हम समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ पढ़ता है। तो हमने उस चीज़ को भी सेट कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद देख सकते हैं कि सेट में क्या होता है। देखो, इसको एक तरीका तो हमने समझ लिया कि नॉर्मल तरीके से डेली लाइफ में कैसे समझेंगे इस चीज़ को। अच्छा, इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, एक इसको लेके चलते हैं हम नंबर सिस्टम के अंदर। तो नंबर सिस्टम के अंदर इसको अगर लेके चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के नंबर होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन ले ली हमने, इस नंबर की लाइन के ऊपर सेंटर में हमने ले लिया 0। 0 के राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 ऐसे करते हुए ना, और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और यहाँ से -1 -2 से लेके कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे कि जब हम नंबर्स की बात करेंगे और कैलकुलेशन की बात करेंगे, या फिर किसी जगह पे किसी चीज़ को गिनना है, तो हम करेंगे कैसे, कैलकुलेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, 1 से करते हैं। कि हमने बोला कि इस कमरे में गिनो की कुर्सियाँ कितनी हैं, तो गिनोगे कैसे, 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरली रूप से हम काउंटिंग जो स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। और कहाँ तक जा सकती है काउंटिंग, इनफाइनाइट तक, कुर्सियाँ कितनी भी हो सकती है। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर जो है, इसको मैं कह सकता हूँ कि नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर यूज्ड इन नेचुरल प्रोग्रेस, ये नेचुरल कैलकुलेशंस। तो नेचुरल कैलकुलेशन में हमने क्या करा, या काउंटिंग में हमने क्या करा, 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग करेंगे और इनफाइनाइट तक। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, एक सेट बन गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसकी एक डेफिनेशन है अंदर ऑब्जेक्ट्स की। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स वही आ सकते हैं जो कि किससे बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में काउंटिंग करने से बिलोंग करेंगे, है ना। तो नेचुरली जो हम काउंटिंग करते हैं उस चीज़ से बिलोंग करने वाले नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर हो गए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 0 क्या एक नेचुरल नंबर है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसके अंदर 0 नहीं आना चाहिए या नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 0 इस नंबर के पास, नेचुरल नंबर के पास नहीं है ना। तो मैं लिखूंगा 0 डज नॉट बिलोंग टू n। तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल ये हो गया, और बिलोंग का सिंबल देख लो तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा। डज नॉट बिलोंग में क्या करेंगे, इसको सिर्फ क्रॉस कर देंगे। जैसे कि इसके अंदर से मैं नंबर ले लूँ 1 3, तो 3 बिलोंग्स टू n, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि 3 जो नंबर है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल कैलकुलेशन में हम उसकी यूज़ करते हैं, कहीं पे काउंटिंग करनी होगी तो हम 3 को यूज़ करते हैं। तो ये बन गया आपका नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद क्या देखा हमने कि देखो हमने क्या किया कि हमने ऑब्जर्वेशन की कि कैलकुलेशन करते समय हमको कुछ दिक्कतें हो रही थी। दिक्कतें कैसी हो रही थी कि माना
मेरे पास 3 चॉकलेट्स हैं, इनमें से मैंने 2 चॉकलेट खा ली, तो कितना आएगा? एक आंसर आ जाएगा, 1 चॉकलेट बच जाएगी। तो 1 चॉकलेट बच जाएगी, यहाँ तक तो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब हुई? जब 3 चॉकलेट थी और तीनों की तीनों खा दी गई, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो कुछ भी जो नहीं बचा उसको हमने कह दिया 0, या सिंबल दे दिया उसको 0 का। अब इस चीज़ ने दिक्कत कहाँ करी? कैलकुलेशन में, है ना। तो कैलकुलेशन में जब दिक्कत करी तो हमने क्या करना पड़ा कि 0 को भी शामिल करना पड़ा। 0 को भी शामिल करेंगे अगर किसमें? कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन में, नेचुरल कैलकुलेशन के साथ अगर हमने नेचुरल प्रोग्रेस करेंगे तो उसमें 0 की प्रॉब्लम आई, तो हमने 0 को भी शामिल कर दिया। जैसे ही हमने 0 को शामिल किया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक और सेट, होल नंबर का सेट, या पूर्ण संख्याएं, है ना। तो पूर्ण संख्याओं का सेट अगर हम समझें तो कैसे लिखोगे इसको? इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 0, 1, 2 ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका होल नंबर्स का सेट। तो होल नंबर्स में एक चीज देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो इसमें कि जो मैंने कंडीशन लिखी थी ना यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए, क्या वो कंडीशन होल नंबर के लिए सही है? 0 बिलोंग टू, यहाँ पर तो 0 डज नॉट बिलोंग टू n हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में देखो क्या होगा? 0 क्या वो नंबर के पास है? है ना इसके पास। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0 बिलोंग्स टू w, ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे और आगे चलेंगे तो हम क्या करेंगे? देखो हम ये देखेंगे सिर्फ कि 0 से, एक तो डायरेक्शन होगी राइट हैंड साइड की और एक डायरेक्शन है 0 से लेफ्ट हैंड साइड की। तो पहले डायरेक्शन ले लेंगे कौन सी? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब प्लस या पॉजिटिव या इंक्रीज। तो इससे आगे जाने पे वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इससे आगे जाने पर जब वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इससे आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स। इससे पीछे आओगे तब क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, है कि नहीं है। अब ये जो नंबर्स होंगे ये कैसे होंगे? अपने आप में कंप्लीट नंबर होगा। जैसे कि मैं कहूँ कि 1, तो किसी ने अगर 1 चॉकलेट खाई तो उसने क्या खाया? 1 पॉइंट लिख सकते हैं इसको, 0 लिख सकते हैं ना। तो इसके अंदर जो भी चीज आई वो कैसी आई? कंप्लीट। कोई भी इसमें फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। 1 चॉकलेट खाई है तो कोई पीस नहीं खाया, पूरी की पूरी 1 कंप्लीट खाई है कि नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। या फिर इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें? p/q में, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1। तो ऐसा नंबर जिसके पास पॉइंट के बाद 0 0 हो या फिर जिसके डिवाइड में 1 हो, तो इसको बोल देंगे हम कैसा नंबर है? इंटीजर, या फिर पूरा पूरा अंक है, पूर्णांक है। तो ये बन गया पूर्णांक। तो जो आगे वाले पूर्णांक होंगे उनको हमने बोल देना है प्लस z। इसका मतलब प्लस z का एक नया सेट बन गया। इसके बाद पीछे वाले जो हैं इनको बोल देंगे माइनस z। इसका मतलब नेगेटिव नंबर्स जो होंगे इंटीजर्स, उसका पूरा एक सेट बन गया। तो एक सेट हमारे पास आ गया प्लस z, जिसके पास क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग। देखो 0 से आगे की बात कर रहे हैं ना हम, तो 0 से आगे क्या है? 1, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। इसका मतलब आगे वाले कैसे होंगे? 2 3 4 करते करते 2 3 4 करते करते कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये बन गया एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट। अच्छा, इसके बाद अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? नेगेटिव वाला मिलेगा। तो नेगेटिव में पीछे की तरफ क्या मिल रहा है? सबसे पहले -1, जो कि पूरा पूरा है। तो -1, इसका मतलब 1 चॉकलेट खाई। इसका क्या मतलब है कि 1 चॉकलेट खाई जो, वो कैसी होगी? वैल्यू कम करेगा, क्योंकि टोटल में से 1 तो कम हो जाएगा ना। तो इसने क्या किया? उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। लेकिन कैसा डिक्रीज किया? केवल क्या किया? 1 को पूरा कंप्लीट खाया। ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे कोई भाग खाया या कोई हिस्सा खाया या फ्रैक्शन खाया। तो इसको बोल देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। तो आ जाएगा -2 -3 डैश डैश करते हुए माइनस के इनफाइनाइट तक, कुछ भी आ सकता है ना पीछे तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखा हमने कि पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। इनका हमने सेट बना के अरेंजमेंट कर दिया। अब इसमें एक चीज छूट गई, 0। तो 0 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 0 को मैं 0.000 ऐसे करके लिख सकता हूँ, 1। और 0 डिवाइड बाई 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये भी तो एक क्या होगा?
इंटीजर होगा ना, ठीक है ना। तो ये जो इंटीजर होगा तो ये तो ना तो पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ज़ीरो ना तो किसी चीज़ की वैल्यू को इंक्रीज करता है और ना ही किसी चीज़ की वैल्यू को डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक इंटीजर तो है लेकिन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब मैं क्या करूँगा कि इस सारे के सारे इंटीजर इस पूरी नंबर लाइन के ऊपर से सबको इकट्ठा कर दूंगा। तो इकट्ठा करूंगा तो उसको मैं नाम दे दूंगा z, ठीक है ना, इसको नाम दे देंगे z। तो इस z के पास देखो नेगेटिव इंटीजर सारे आने चाहिए क्योंकि मैं टोटल इंटीजर की बात कर रहा हूं पूरे के पूरे नंबर लाइन के ऊपर। तो इसके पास जो आएगा वो आएगा माइनस के इनफाइनाइट से, जो माइनस लास्ट कितना भी जा सकते हो पीछे इनफाइनाइट तक, वहां तक का कोई इंटीजर होगा तो वो भी आएगा, है ना। ऐसे करते 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 कहाँ पहुंच जाएंगे हम, देखो माइनस इनफाइनाइट से पहुंच जाएंगे -3 -2 -1 तक, तो लास्ट पहुंच जाएंगे -1 तक, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद देखा हमने कि जीरो भी क्या है, एक इंटीजर है, इसका मतलब इसको भी लेना पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे और तो हमको क्या मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब यह है कि +1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से जो ये पूरा कंप्लीट हमने एक क्या कर दी, अरेंजमेंट कर दी पूरे के पूरे इंटीजर्स की। तो इसको बोल देंगे कि इंटीजर नंबर का एक सेट मिल गया z, ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने ये समझ लिया कि इस नंबर लाइन के ऊपर जो भी चीज़ें वैल्यू होंगी वो कंप्लीट वाली वैल्यू तक तो हम पहुँच गए। अब बच क्या गया कि माना मैं यहाँ पे 0 पे खड़ा हूँ, मुझे 1 तक जाना है। जैसे कि मैं एक रोटी का एग्जांपल ले लूँ, तो रोटी मुझे खानी है तो ऐसा तो मैं करूँगा नहीं कि मैं रोटी पूरी की पूरी एक रोटी अपने पूरे मुंह में रख दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमें क्या करना पड़ेगा, उस रोटी को कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। तो जो हमने हिस्सा तोड़ा वो कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा ना कहीं पे। अगर मैं उस हिस्से को ढूंढना चाहूँ तो यहाँ कहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो रोटी अगर एक है, एक रोटी की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस रोटी के 4 टुकड़े कर देता हूँ। तो इसको बोल सकते हैं 1/4। रोटी के 4 टुकड़े करके अगर मैं एक टुकड़ा अपने पास ले लूँ तो इसको कहेंगे 1/4 ऑफ दी ब्रेड, ठीक है। रोटी का कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा, या फिर 1/4 हिस्सा बोल सकते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ये कंप्लीट तो है नहीं, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो जो फ्रैक्शन वाली चीजें होंगी उनको हम समझ जाएंगे। देखो कैसा है ये, इसका फॉर्मेट है p/q का फॉर्मेट है ना, एक चीज। और दूसरी चीज इसके पास q डज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, तो इस चीज को समझ लो पहले। माना मेरे पास नंबर है 1/0, तो 0 इसका मतलब कुछ नहीं, एक को डिवाइड करना है कुछ नहीं पार्ट्स में, है ना। एक रोटी है, उसका एक भी पार्ट नहीं करना है और उनमें से एक ले लेना है। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक रोटी के 4 टुकड़े करें, 4 हिस्से करके 4 हिस्से में से एक हिस्सा ले लिया। तो ये हो गया 1/4 या फिर 1/4। ये कह रहा है कि एक रोटी का क्या करना है, 0 हिस्से करने हैं, 0 हिस्से करके एक हिस्सा ले लेना है। तो जब हमने रोटी का हिस्सा किया ही नहीं तो एक हिस्सा कहाँ से ले लेंगे? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यहाँ पे मैथ्स हो जाती है कंफ्यूज्ड और कह देती है इस कंडीशन को अनडिफाइंड, कि ये कंडीशन डिफाइन नहीं कर सकते हम। कैसे? मैथमेटिकली इस कंडीशन को हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 1/0 का मतलब क्या हो गया? अनडिफाइंड। तो जो नंबर डिफाइंड ही नहीं है उसको हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो इक्वेशन होगी p/q, इसमें q क्या हो गया अगर 0, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड तो होना नहीं चाहिए मैथ्स के अंदर, क्योंकि हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं ना। इन सब चीज़ों को हमने क्या करा? डेफिनेशन तो दी इन चीज़ों की, कि नेचुरल नंबर कौन होगा, होल नंबर कौन होगा, इंटीजर में प्लस कौन होगा, माइनस कौन होगा, या फिर टोटल इंटीजर कौन होगा, डिफाइन किया। लेकिन यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे अगर q = 0 हो जाए तो इस कंडीशन को अगर जो फॉलो करेगा, तो इस कंडीशन को फॉलो करने वाले जो नंबर होंगे उनको हम कहेंगे कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स। कैसे नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, तो क्यों हम समझ चुके हैं कि कैसा सेट है, इसके अंदर कैसा एलिमेंट होने चाहिए? p/q जैसा एलिमेंट होने चाहिए। एक कंडीशन ये हो गई।
दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 0 के अलावा q की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स होंगे इनको हम बोल देंगे रैशनल नंबर्स। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लो 1/2, 1/3, 1/4, 1 या 1 की जगह अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, है ना। 5/8 ले लो जैसे। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। 1/2, 1/3, 1/4 कहाँ होंगे, 0 से 1 के बीच में कहीं पे होंगे, ठीक है ना। 5/8, अब देखो इसकी जैसे वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ किस में, पॉइंट्स में, तो ये आ जाएगी देखो 0.6, 2 बचेगा, 16, 4, 8, 45, 0.625 आएगा देखो। तो 0 पॉइंट का मतलब ये है कि 0 से आगे है, लेकिन पूरा 1 तो नहीं हो पाया ना। इसका मतलब ये भी कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हम लोग समझ गए। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर भी होंगे अब कि जिनको हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लें तो √2, ठीक है ना, √3, √5, है ना। अब एक चीज समझो कि ये अंडर रूट वाले जो टर्म्स हैं ये क्यों है ऐसे, इसी कंडीशन हमने पढ़ी है ना पिछली क्लास में। क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी नंबर अगर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा और दूसरी कंडीशन अगर उसके अंदर क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगी, तो वो नंबर कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये हमने पढ़ा है। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 समथिंग 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 समथिंग। सॉल्व करते जाओगे तो ये आप कभी खत्म ही नहीं होगा। एक √3 की वैल्यू होगी 1.732 समथिंग 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 समथिंग, इनफाइनाइट तक चलते रहोगे। ना तो इसमें क्या होगा, ना तो ये वैल्यू कभी रुकेगी एक, और ना इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है दोबारा। कोई टर्म अगर इसमें रिपीट होती तब भी काम चल जाता, तब हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे किसमें, p/q के फॉर्म में या फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसी कंडीशन होने की वजह से √2, √3 और √5 के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। एक और ले लो इसमें पाई, ठीक है ना। अब देखो पाई में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कई बार कि पाई को तो हम लिख देते हैं 22/7, तो ये तो p/q जैसा है कि नहीं है। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा p/q से, तो p की वैल्यू कितनी है 22, q की वैल्यू कितनी है 7। तो ऐसा भी नहीं है कि q की वैल्यू 0 हो गई, इसके बाद भी हम बोलते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर तो मेरे पास क्या है दे रखा, पाई की वैल्यू दे रखी है पॉइंट में, तो पाई की वैल्यू पॉइंट में क्या होती है 3.14। इससे आगे अगर सॉल्व करते जाओगे तो ये एक्सपेंड होता जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट टर्म्स हो सकते हैं इसके अंदर, हमें नहीं पता कहाँ तक निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी सेम कंडीशन होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग है एक और दूसरा नॉन रिकरिंग है, तो इसमें भी वही प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से हम इसको बोल देते हैं कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ से कन्वर्ट करके हम ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि यहाँ से हम वापस यहाँ नहीं जा सकते। इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल हमको सब लोग समझ गए। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो उनकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे, किस फॉर्म में, पॉइंट वाली फॉर्म में, तो उसको हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इन सबको अगर डिनोट करना है तो इसको अगर नाम दे देंगे सेट करके, तो इसको नाम दे देते हैं हम Q'। Q मतलब रैशनल, Q पे डैश मार दिया ना तो इरेशनल मतलब रैशनल नहीं है, इसका मतलब हो गया नेगेटिव सेंस में ले लो या अपोजिट ले लो उसका ना। तो इरेशनल नंबर भी आ गया हमारे पास। तो ये सब क्या है, एक तरीके से सेट करके हमने नंबरों को अरेंजमेंट कर दिया। तो अब अगर हमको कहीं पे पूछा गया कि n की बात कर दे किसी ने कहीं पे, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी नंबर को n से ले रहे हैं, तो हम सीधा सीधा समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर की बात कर रहे हैं पॉजिटिव में। अगर कोई बोले कि हमने नंबर्स लेने हैं होल नंबर से, तो होल नंबर के सेट के पास पूछेंगे कि इसके पास क्या क्या है, तो इसके पास क्या क्या है 0, 1, 2 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से W हमको कुछ वैल्यू देगा, नेचुरल नंबर हमको कुछ वैल्यू दे देगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारी मदद करेंगे आगे से, कि कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन होगा वो हमको पूछ लेगा कि हाँ भाई कोई नंबर Q से है, या फिर यहाँ पे लिख सकता है कि ये रैशनल नंबर से है ना। तो हम सीधे सीधे समझ जाएंगे कि वो नंबर जो होगा वो p/q जैसा दिखेगा एक तो
दूसरा उसके अंदर क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये सब चीज़ें जो हमने सेट कर रखी हैं, इन सेट करी हुई चीज़ों से हमको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में वो हमसे पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है, या फिर हमको वहाँ पे वैल्यू कौन सी लेनी है। तो ये सब चीज़ों की जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने के लिए हमने इसको सेट बना के रखा हुआ है पहले से ही। तो कोई भी कंडीशन आएगी, W की कंडीशन आ गई तो हम समझ जाएंगे कि वो नंबर है, वो नंबर से जाके पूछेंगे कि उसके पास कौन सी वैल्यू है और उस वैल्यू को उठा करके हम क्वेश्चन में रख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सेट तो सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक दो क्वेश्चन देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझा रखा है जो अच्छा देखो इसमें एक्सरसाइज 1.1 में इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है। अब क्वेश्चन में हम एक चीज़ समझेंगे कि थोड़ा सा हमको और क्लियरिटी आ जाएगी कि किसी चीज़ को सेट कब बोलोगे और किसी चीज़ को सेट कब नहीं बोलोगे, है ना। इतना मैं हटा देता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं कहूँ एग्जांपल ले लें कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो ये क्या पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, नदियों के जो नाम हैं, नदियों के जो नाम हैं उनका एक सेट बनाना है, कलेक्शन करना है उन सबका। तो अच्छा, अगर मैं कलेक्शन करता हूँ शुरू, तो पहला नाम जैसे ले लेते हैं हम, किसका, गंगा का ले लो। इसके अलावा हो सकती है यमुना। इसके अलावा कौन सी हो सकती है, जैसे कि सिंधु नदी, सिंधु रिवर आ गई, है ना। इसके अलावा नर्मदा आ गई। तो ये सब कैसे हैं, देखो ये जो हैं ये सारे नाम हैं किसके, गंगा नदी के। एक डेफिनेशन इसने क्या दे रखी है कि इसके अंदर जो नाम आएंगे वो किसके आएंगे, नदियों के नाम आएंगे, इंडिया के अंदर के जो नदियां हैं उनके नाम आएंगे। तो अगर ए पर्सन कोई है उसने ये नाम लिख के दिए, तो वो लिखने के बाद क्या करेगा, इसमें आगे डैश डैश मार देगा। क्यों, क्योंकि सारे नदियों के नाम तो लिख नहीं सकते ना एक पेज पे या कहीं पे भी। अगर पूरा नाम लिखने की बात आएगी तो कंप्लीट तो हम नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म हो सकती है, इनफाइनाइट या फिर जितनी भी टर्म्स होंगी। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अगर ए पर्सन ने लिखा है तो बी वाला पर्सन क्या करेगा, देखो बी वाला पर्सन अगर को मैं बोलूँ, किसी दूसरे व्यक्ति को बोल दूँ कि इन नदियों के नाम लिखो और ये लिस्ट उसको ना दिखाएं हम, अगर हम, तो क्या करेगा, मानो यहाँ पे लिख देता है यमुना, यहाँ पे लिख देता है सिंधु, ऐसे ऐसे करके नाम लिख देता है। तो एक चीज़ बताओ कि जो ए ने नाम लिखे होंगे, जो बी ने नाम लिखे होंगे, वो दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि जो ये कंडीशन इन्होंने दे रखी है ना इसके ऊपर, ये जो रूल दे रखा है या इसकी जो डेफिनेशन दे रखी है बना के, इस डेफिनेशन को फॉलो करने वाली ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर आ गए, इसके अंदर भी आ गए। तो अगर दो अलग अलग पर्सन किसी कंडीशन के लिए सेम बनाते हैं सेट या सेम कलेक्शन बना देते हैं, उस कलेक्शन के अंदर सेम चीज़ें हों, जैसे इसके बाद इसने डैश कर दिया ना, इसका मतलब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट और भी आएंगे, तो हो सकता है कि इसके नाम अंदर जो नाम है वो भी आ जाए उसके अंदर, या फिर इसके अंदर जो मिसिंग है कुछ वहाँ से आ जाए, लेकिन बनेगा तो एक ही तरीके का ना। तो एक ही तरीके का तब जब बन रहा है तो उसको बोल देते हैं हम कि सेट बन चुका है हमारा। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता इसमें कि ए पर्सन ने कुछ और बनाया, बी पर्सन कुछ और बना देगा, है कि नहीं है कहाँ, चाइना में। तो बी पर्सन ने क्या गलती कर दी यहाँ पे, इनको सेटिंग करते हुए, इन सबको सेट करते हुए उसने क्या गलती कर दी कि इंडिया के लिए जो कंडीशन दे रखी थी उसने वो कंडीशन कहाँ लगा दी, चाइना के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ तो गलत हो गई, क्योंकि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब बी जो है ना ये सेट नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन को पूरा ही नहीं कर रहा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। कलेक्शन किसका होगा, हमेशा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। तो ये डेफिनेशन से बाहर चला गया, इसका मतलब डेफिनेशन से जब आउट हो गया, इसका मतलब सेट बना नहीं सकता, है ना। लेकिन ये वाला जो होगा ये परफेक्ट कंडीशन में हर जगह एक सेट बनेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए क्या है, एक सेट है, ठीक है ना। क्योंकि इसके लिए क्या हो रहा है, हर कंडीशन में एक ही टाइप की लिस्ट बनेगी, चाहे कोई भी बना दे, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन उसने दे रखा है, उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो इसमें क्या करा, इसने एक सेट बनाने की कोशिश करी है, किससे, 10 मोस्ट
टैलेंटेड राइटर्स। तो राइटर्स अगर टॉप के ले लें हम वर्ल्ड में तो क्या क्या ले सकते हैं नाम, जैसे कि एग्जांपल ले लो, जैसे कि एक ले लो जोसेफ मर्फी, ये ले लिया, ठीक है ना। इसके अलावा और बताओ कोई, जैसे राइटर हमारे जो बिल गेट्स हैं वो भी राइटिंग करते हैं, तो बिल गेट्स ले सकते हैं, है ना। इंडिया से ले लोगे तो इसमें कौन आ जाएगा, जैसे कि चेतन भगत ले लो एक, ठीक है ना। तो इन लोगों को मैं मानता हूँ टैलेंटेड। तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, टैलेंटेड राइटर्स की एक लिस्ट बना दी मैंने। लेकिन यही चीज़ अगर मैं किसी दूसरे इंसान से कहूँ, बी पर्सन से, तो क्या उसके लिए ये सब टैलेंटेड हैं? ज़रूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कि मेरे लिए टैलेंटेड हैं, किसी और के लिए टैलेंटेड कोई और हो, है कि नहीं है। ठीक, जैसे कि प्रेमचंद ले लो, चलो कि इसमें क्या हुआ, देखो जो ये लिस्ट है ना बनी हुई, ये लिस्ट उनकी बनी हुई, जैसे कि इस इंसान को इंग्लिश पसंद है तो इंग्लिश में पढ़ता है तो इसके लिए टैलेंटेड ये हो गए। लेकिन कोई बी पर्सन है, उसको हिंदी पसंद है तो उसको प्रेमचंद पसंद है ना। तो इसके हिसाब से प्रेमचंद आ गया जैसे, है ना। इसके अलावा जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, एक ही आ गए। इसके अलावा चलो इसमें मतलब इंडियन के जो भी हमारे हिंदी में लिखने वाले हैं वो स्टोरी राइटर इसमें आ गए। स्टोरी हो या नॉवेल राइटर हो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राइटर लिखा है ना सिर्फ, इसमें नॉवेल वाले भी आ सकते हैं, स्टोरी वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तो बी पर्सन की चॉइस कुछ और है, उसके लिए टैलेंटेड लोग अलग हैं और ए के लिए टैलेंटेड लोग अलग हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कंडीशन दे रखी है इसके लिए एक सेट बनाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके जो डेफिनेशन देने का तरीका है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको और डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चाहिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जब डेफिनेशन पूरी नहीं हो पा रही तो इसमें क्या कर रहा है आदमी, अपने तरीके से कुछ सोच रहा है, आदमी की अपनी फीलिंग्स आ रही हैं। जैसे इसकी फीलिंग आई इंग्लिश के लिए तो इसने इंग्लिश के हिसाब से लिख दिया, इसने लिख दिया हिंदी के हिसाब से। तो अपनी फीलिंग ना आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डेफिनेशन पूरी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पूरी ना होने की वजह से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका सेट बनना इम्पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में इसका सेट नहीं बन सकता है।